महेश गोयल के हाथ पैर कट चुके थे। उसका चेहरा टूटे कांच से भरा था और खून बहुत बह रहा था। क्या ये बहुत दयनीय नहीं था? मिस्टर मौर्य, ये लंबी कहानी है। इस लड़के को तुरंत पकड़ो, महेश गोयल ने चिल्लाया। कमीने, मिस्टर गोयल को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें एक गोली से मार डालूंगा, आकाश मौर्य ने क्रूरता से कहा। आरना विरमानी कहाँ है? विक्की राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने आरना विरमानी का नाम कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि उसे तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आकाश मौर्य ने अपनी बंदूक पीछे खींची, गोली भरी और 2 क्लिक की आवाजें हुईं। मिस्टर मौर्य, इस चीज की ताकत बहुत ज्यादा है, सावधान रहो, कहीं मुझे चोट न लग जाए। महेश गोयल की पलकें डर से उछल पड़ी। कमबख्त, ये एक शॉटगन थी, जिसे आमतौर पर ट्रोल कहा जाता है, जिसे सब बराबर भी कहते हैं। एक गोली छूटती है और सैकड़ों स्टील की गोलियां निकलती है। इसकी ताकत बहुत ज्यादा है और ये बड़े दायरे में नुकसान पहुंचाती है। वह और विक्की इतने करीब खड़े थे और इस बात की बहुत संभावना थी कि आकाश मौर्य की गोली उसे लग जाए। मिस्टर गोयल, चिंता मत करो, मेरी निशानेबाजी बहुत सटीक है और मैं वादा करता हूं कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी। आकाश मौर्य आत्मविश्वास से भरा था। निशानेबाजी? महेश गोयल के मुंह का कोना फड़का और वो पल भर के लिए बोल नहीं पाया। तुम इसे ठीक से पकड़ भी नहीं सकते। तुम्हारे पास कौन सी निशानेबाजी है? हिट होगा या नहीं, ये पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर करता है। वैसे भी, अगर ट्रोल हिट नहीं करता, तो अपनी आंखें निकाल लेना बेहतर है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, आरना विरमानी कहाँ है? विक्की ने महेश गोयल का गला पकड़ लिया और अपना धैर्य खो दिया। जुई हॉल के बेसमेंट में महेश गोयल का चेहरा लाल हो गया और उसने नीचे की ओर इशारा किया। बेसमेंट खोलो और उसे बाहर निकालो, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। कमबख्त, कहने पर खोल दूं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? आकाश मौर्य ने आंखें तरेर कर चिल्लाया। शोरगुल। विक्की की नजरें ठंडी हो गई और उसने हवा में सीधा इशारा किया। धम, एक विस्फोट हुआ और आकाश मौर्य का शरीर जैसे किसी ट्रक से टकरा गया हो। वह तुरंत कई मीटर दूर उड़ गया और दीवार से जोर से टकराया। एक पल के लिए उसके मुंह और नाक से खून फूट पड़ा और वह लगातार चीखता रहा। इस अचानक दृश्य ने सभी को चौंका दिया। किसी ने नहीं देखा कि अभी क्या हुआ। जैसे ही विक्की ने हाथ उठाया, आकाश मौर्य उड़ गया। ये वाकई अजीब था। कमबख्त, तुम सब क्या खड़े हो? मुझे गोली मारो, इस लड़के को मार डालो। आकाश मौर्य जमीन पर सिकुड़ा हुआ था और गुस्से में चिल्लाया। प्रेसिडेंट, मिस्टर गोयल अभी भी उसके हाथ में है। बदमाश कुछ हिचकिचाए। बकवास मत करो, मैं कहता हूँ गोली मारो तो गोली मारो, आकाश मौर्य ने गुस्से में चिल्लाया। गोली मारो। बदमाशों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार फैसला किया। लोग पहले ही मारने आ चुके थे, तो वे चुपचाप गुस्सा नहीं पी सकते थे। महेश गोयल के लिए, अगर वो बच जाता तो अच्छा था, अगर नहीं बचा तो उनकी कोई गलती नहीं थी। बैंग, 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 बैंग। जुई हॉल में लगातार तेज गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। एक पल के लिए चिंगारियां उड़ी और गोली के खोल चारों ओर बिखर गए। शुरू में बदमाश बड़े मजे से गोली चला रहे थे, ये सोचकर कि विक्की निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन जल्द ही वे सामने के दृश्य से डर गए। विक्की को गोलियों की बौछार में शांति से खड़े देखा गया, बिना हड़ुले। उसके शरीर के सामने एक पारदर्शी रोशनी का मास्क दिखाई दिया। वे गोलियां मास्क से टकराईं, जिससे चटकने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत हलचल हो रही हो, लेकिन वास्तव में ये रक्षा को भेद नहीं पाई। मास्क के संपर्क में आते ही सभी गोलियां विकृत हो गई और जमीन पर गिर गईं, बेकार। इस पल में विक्की एक अजय भगवान की तरह था। चाहे बदमाश कितना भी गोली चलाए या हमला करें, वे उसे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। दोनों पक्ष जैसे अलग अलग दुनियाओं में थे, जिनके बीच एक ऐसी खाई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। क्या? जमीन पर पड़े गोली के खोलों को देखकर
और फिर विक्की को कुछ न हुआ देखकर सभी बदमाश डर गए। एक एक करके वे बंदूकें पकड़े हुए वहां मूर्खों की तरह खड़े थे। उनके चेहरे हैरानी से भरे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। उनकी ताकत से एक हाथी भी छलनी हो जाता। विक्की को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या ये मास्क क्या है? माय गॉड! गोलियों को भी नजरअंदाज कर सकता है। ये लड़का इंसान है या भूत? सभी बदमाश घबरा गए, डर गए और कांपने लगे। कुछ लोग इतने डर गए कि उनके हाथों से बंदूकें जमीन पर गिर गईं। उन्होंने कई योद्धाओं को देखा था, कुछ हॉरिजॉन्टल ट्रेनिंग के मास्टर जो वाकई अजेय हो सकते हैं, लेकिन उनके कमजोर बिंदुओं की रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन विक्की, जो बिना हिले डुले और सिर्फ एक पारदर्शी रोशनी के ढाल से सभी हमलों को रोक रहा था, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सुना था। ये लड़का कितना ताकतवर है! कमबख्त, मर जा! इस समय आकाश मौर्य ने अचानक गुप्त कमरे से एक टैंकरोधी रॉकेट निकाला और फिर विक्की पर फायर बटन दबाया। फट! रॉकेट तुरंत बाहर निकला, एक लंबी लौ के साथ, और अचानक विक्की की ओर मुड़ा। विक्की का चेहरा नहीं बदला और उसने अचानक एक हाथ बढ़ाया, रॉकेट के वारहेड को पकड़ा और जोर से दबाया। धम! एक जोरदार धमाका हुआ और रॉकेट मौके पर ही फट गया। जब धुआं छट गया, विक्की पूरी तरह से ठीक खड़ा था। उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या? आकाश मौर्य स्तब्ध रह गया और ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर खट से जमीन पर गिर गया। इस पल में वो इतना डर गया था कि उसका शरीर कांपने लगा। खाली हाथों से रॉकेट को कुचल देना, क्या ये अभी भी इंसान है? अविश्वसनीय! विक्की ने ठंडा हंसकर थोड़ा और दूर देखा। धम! एक विस्फोट हुआ और आकाश मौर्य फिर से उड़ गया, दीवार से जोर से टकराया और एक गड्ढा बना। उसका आधा शरीर दीवार में धंस गया, सिर्फ उसके हाथ पैर बाहर दिख रहे थे। एक नज़र में ये दीवार पर लटकी एक पेंटिंग की तरह लग रहा था। बस ये थोड़ा दयनीय दिखता था। बेसमेंट खोलो, विक्की ने फिर से बोला। जल्दी खोलो! सभी बदमाश जैसे नींद से जागे और जल्दी से स्विच दबाने लगे। गड़गड़! एक मंद गर्जना के साथ बाई दीवार के खिलाफ रखा बुकशेल्फ अचानक आधा घुमा, जिससे एक मंद रोशनी वाला रास्ता दिखाई दिया। रास्ता नीचे की ओर जाता था, जिसमें स्पष्ट सीढ़ियां थीं और हर कुछ मीटर पर एक तेल का दीपक टंगा था। रास्ता दिखाओ! विक्की ने एक हाथ से महेश गोयल को पकड़ा और रास्ते से नीचे चला। रास्ते के अंत में एक ताला लगा लोहे का दरवाजा था। लोहे का दरवाजा खोलने के बाद अचानक एक बदबू नाक में घुसी। विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई, बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा। लोहे के दरवाजे के दूसरी तरफ एक विशाल बेसमेंट था, लगभग 1 या 200 वर्ग मीटर का। बेसमेंट में घुसकर एक नज़र डालते ही विक्की राठौर का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि बेसमेंट में दर्जनों लोहे के पिंजरे रखे थे। प्रत्येक पिंजरे में 1 या 2 युवा लड़कियां थीं। ये लड़कियां बिना कपड़ों के थीं और डरी हुई दिख रही थीं। उनमें से ज्यादातर के शरीर पर चोटों के निशान थे। जाहिर तौर पर उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई थीं और वे भयानक स्थिति में थीं। उनमें से 2 शव थे, जो पिंजरे में सख्त होकर सिकुड़े हुए थे। लंबे समय तक ध्यान न दिए जाने के कारण शवों से बदबू आ रही थी और कुछ चूहे चुपके से उन्हें कुतर रहे थे। इस दृश्य को देखकर विक्की के सीने में गुस्से की लहर उमड़ पड़ी। ये सारे लोग, क्या तुमने इन्हें पकड़ा था? विक्की ने अचानक पलटकर महेश गोयल को घूरा। नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। महेश गोयल घबरा गया और बार बार हाथ हिलाकर बोला, ये सारी लड़कियां आकाश मौर्य की गुलाम हैं। उसकी एक खास आदत है, उसे हमेशा इन युवा लड़कियों को यातना देना पसंद है। लगभग हर महीने वो 1 या 2 गुलामों को पकड़ता है और उन्हें बेसमेंट में बंद कर देता है। इस तरह समय के साथ इतने सारे जमा हो गए। लोगों को गुलाम की तरह रखना, तुम जैसे जानवरों को मरना चाहिए। विक्की ने दांत पीसे, उसका पूरा शरीर हत्या की आभा से भरा था। ये वाकई मुझसे संबंधित नहीं है।
मैंने कुछ नहीं किया। मैं देश का एक अच्छा नागरिक हूँ, महेश गोयल ने घबराते हुए समझाया। आरना विरमानी कहाँ है? विक्की ने बकवास करने में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे पूछा। वहाँ पर। महेश गोयल ने कांपते हाथों से एक कोने की ओर इशारा किया। विक्की ने इधर-उधर देखा और एक लड़की को देखा, जिसके बाल बिखरे थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। वह कोने के लोहे के पिंजरे में सिकुड़ी हुई थी, काँप रही थी। लड़की के गले में कुत्ते का कॉलर था और उसकी आंखें काले कपड़े से ढकी थी। उसका निचला हिस्सा खून से भीगा था। जाहिर तौर पर उस पर हिंसक हमला हुआ था। तुम जानवर! आरना विरमानी की दयनीय हालत देखकर विक्की गुस्से से आग बबूला हो गया और महेश गोयल का गला पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थीं। नहीं, मुझे मत मारो। मैं गलत था। मुझे पता है मैं गलत था। महेश गोयल ने घबराते हुए दया की भीख मांगी। तुम जैसे जानवर को ऐसे मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। विक्की का चेहरा क्रूर हो गया। बोलते हुए उसने अचानक हरकत की। महेश गोयल की नाजुक जगह को पकड़ा और जोर से दबाया। धम! एक तेज आवाज सुनाई दी। महेश गोयल का वह हिस्सा फट गया और उसका पूरा प्रजन अंग मौके पर ही कीचड़ में बदल गया। आह! महेश गोयल ने तीखी चीख मारी। मुंह से झाग निकलने लगा और वो पूरे शरीर से कांपने लगा। सिर झटकते ही वो बेहोश हो गया। विक्की ने महेश गोयल को जमीन पर फेंका, लोहे के पिंजरे के पास गया, पिंजरे का दरवाजा खोला और धीरे से पुकारा, आरना विरमानी, क्या तुम हो? मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मैं गलत थी। मुझे पता है मैं गलत थी। आरना विरमानी और ज्यादा कांपने लगी और बार बार बड़बड़ाने लगी। जाहिर तौर पर वो बहुत डर गई थी। डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई अतुल विरमानी का दोस्त हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। विक्की ने जल्दी अपनी पहचान बताई। भाई? आरना विरमानी रुक गई, धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कांपती आवाज में बोली, क्या तुम वाकई मेरे भाई को जानते हो? बिल्कुल, तुम्हारा भाई बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ, विक्की ने कहा। जंजीर तोड़ दी, कॉलर खोल दिया, फिर अपनी कोट उतारी और आरना विरमानी के शरीर पर डाल दी। क्या मैं वाकई जिंदा बाहर निकल सकती हूँ? आरना विरमानी सिकुड़ी, दोनों हाथों से कोट को कसकर पकड़े, डरी हुई दिख रही थी। अब तक उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बच सकती है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालूंगा, विक्की ने गंभीर स्वर में कहा। उनका क्या होगा? आरना विरमानी ने डरते हुए चारों ओर देखा। बेसमेंट में दर्जनों युवा लड़कियां बंद थीं, जिन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया था और हर दिन तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। वे सभी उसकी तरह दुखी थीं। चिंता मत करो, मैं तुम सबको बचाऊंगा, विक्की ने गंभीरता से कहा। हालांकि मैं तुम्हारी तकलीफों की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं विक्रम राठौर के नाम पर कसम खाता हूँ कि मैं उन जानवरों को उनकी करनी की सजा दिलाऊंगा। जब विक्की गुस्से से भरा बेसमेंट से बाहर निकला, जूही हॉल में सभी बदमाश जमीन पर गिर चुके थे, लगातार कराह रहे थे। नैना राय अकेली दरवाजे पर शांति से खड़ी थी। ये लोग जिद्दी थे और अभी मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें सबक सिखाया, नैना राय ने समझाया। बहुत नरम था। विक्की ने चारों ओर नजर डाली और देखा कि सभी बदमाशों की सिर्फ एक टांग टूटी थी। उनके किए हुए अपराधों की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। क्या हुआ? आरना विरमानी मिली? नैना राय ने पूछा। मिल गई, वो बेसमेंट में है, लेकिन वो अकेली नहीं है, वहां दर्जनों मासूम लड़कियां हैं। विक्की का चेहरा गंभीर था। क्या माजरा है? नैना राय थोड़ा हैरान हुई। खुद जाकर देख लो तो पता चलेगा, विक्की ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। नैना राय ने सिर हिलाया और तुरंत बेसमेंट में चली गई। विक्की ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद सन टोंग कुछ महिला जासूसों के साथ जल्दी में अंदर आया।
कई महिला जासूसों के हाथों में 2 सूटकेस थे। ड्रैगन गार्ड पैविलियन में पिछले घात की घटना के बाद सन टोंग की वफादारी और काम करने की क्षमता को विक्की ने माना था। इस बार त्रिशक्ति लौटने पर विक्की ने सन टोंग को अपने साथ रखा था। महाशय, जो आपने मांगा था वह तैयार है, कृपया देखें। सन टोंग ने पहले सलाम किया और फिर इशारा किया, जिससे महिला जासूसों ने अपने सूटकेस खोले। सूटकेस में हर तरह के औरतों के कपड़े भरे थे। बेसमेंट में कई लड़कियां बंद हैं। इन कपड़ों को उन्हें पहनाओ और फिर उनके रहने के लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम करो, विक्की ने आदेश दिया। जी, सन टोंग ने जवाब दिया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस समय नैना राय भी बेसमेंट से बाहर निकली, लेकिन इस पल में उसका चेहरा बहुत खराब हो गया था और साथ में एक बेकाबू गुस्सा था। इन बेशर्म जानवरों ने वाकई लोगों को गुलाम की तरह रखा है। कितना जघन्य अपराध, नैना राय ने गुस्से में कहा। एक औरत के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से ज्यादा सहानुभूति महसूस हुई। इस अंधेरी जगह में बंद न केवल हर दिन उनकी इज्जत लूटी जाती थी, बल्कि उन्हें तरह तरह की अमानवीय यातनाएं भी दी जाती थी। बिना सम्मान, बिना आज़ादी, जिंदगी कुत्ते से भी बदतर थी। इन लड़कियों के लिए ये बेसमेंट वाकई नरक जैसा था। इतना ही नहीं, मैंने अभी पूछा, इन जानवरों ने लड़कियों को अगवा करने के बाद परेशानी से बचने के लिए उनके माता पिता और रिश्तेदारों को पूरी तरह खत्म कर दिया, विक्की ने गंभीरता से कहा। क्या ऐसी बात है? नैना राय की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग आग उगलते हुए। ये अमानवीय जानवर वाकई बेगुनाहों को बिना सोचे समझे मारते हैं और इंसानी जिंदगी को हल्के में लेते हैं। इन्हें वाकई मरना चाहिए। बोलते हुए वह गुस्से में खुद को रोक नहीं पाई और पास में पड़े एक बदमाश को कई लातें मारी। हाँ, इन्हें मरना चाहिए। विक्की की आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं, लेकिन उसका चेहरा ज्यादा नहीं बदला, क्योंकि उसकी नजरों में ये बदमाश पहले ही मरे हुए थे। महाशय, सारी लड़कियां सुरक्षित रूप से गाड़ी में चढ़ गई है। क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? इस समय सन टोंग फिर से आया। अभी बेसमेंट में जो लड़कियां थीं, उन्होंने कपड़े बदल लिए थे और बाहर तैयार गाड़ी में चढ़ गई थी। आकाश मौर्य और महेश गोयल को ले जाओ, बाकी सबको मार डालो, विक्की राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। जी, सन टोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, सीधे कसाई का चाकू उठाया और गंदगी साफ करने लगा। एक पल के लिए पूरा जुई हॉल गूंज उठा। कुछ चीख रहे थे, कुछ दया मांग रहे थे, कुछ धमकी दे रहे थे, तरह तरह के चेहरे दिख रहे थे। मुझे मत मारो, मेरे पास पैसा है, ढेर सारा पैसा। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें जो चाहे पैसा दूंगा। लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि बेवकूफी मत करो। मेरे पिताजी डिप्टी कमांडर हैं और उनके अधीन हजारों सैनिक हैं। अगर तुमने मेरे सिर का एक बाल भी छुआ तो मेरे पिताजी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अच्छे इंसान, मेरी जान बख्श दो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर तुम मुझे आज छोड़ दो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम बहुत अमीर हो जाओ। जिंदगी और मौत के सामने सभी बदमाशों का चेहरा भद्दा हो गया। वे घबरा गए और पहले जैसी दबंगई गायब हो गई। लेकिन दया की भीख मांगने के सामने विक्की अडिग रहा और चुपचाप देखता रहा। सन टोंग और कई जासूस और भी बेरहम थे और कसाई का चाकू बार बार गिरता रहा, इन गंदी जिंदगियों को काटता रहा। ये बदमाश त्रिशक्ति के परजीवी बन चुके थे। वे आमतौर पर अपनी ताकत के बल पर मनमानी करते थे और इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालते थे। ऐसे गंदे लोगों को जड़ से उखाड़ना जरूरी था। कुछ कत्लेआम के बाद सभी बदमाश खून के ताल में गिर चुके थे और कोई नहीं बचा। विक्की ने सिर के ऊपर टंगी जुई हॉल लिखी तख्ती पर नजर डाली और इसे बहुत व्यंग्यात्मक लगा। आग लगाओ, इसे जला दो, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा और पलटकर चला गया। जल्द ही जुई हॉल से आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में ये पूरे हीरोज एसोसिएशन तक फैल गई। कुछ बदमाश जो भाग्यशाली थे और मरते मरते बचे थे,
वे सीधे जलकर मर गए। आग और तेज हो गई और आखिरकार इस गंदी जगह को पूरी तरह निगल लिया। विक्की और उसका समूह चुपके से चले गए, बिना कोई निशान छोड़े। मासूम लड़कियों के समूह को ठिकाने लगाने के बाद विक्की ने आरना विरमानी को लेकर उस चायखाने में गया जिस पर पहले सहमति हुई थी। इस समय अतुल विरमानी चायखाने के निजी कमरे में बेचैन था, लेकिन अपनी सीमित गतिशीलता के कारण उसके पास अब यहाँ इंतजार करने और तकलीफ झेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाई, इस समय निजी कमरे का दरवाजा अचानक खुला और एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अतुल विरमानी रुक गया और आश्चर्य से सिर उठाया। उसने अपनी छोटी बहन आरना विरमानी को दरवाजे पर डरते हुए खड़े देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। आरना, क्या ये वाकई तुम हो? अतुल ने कांपती आवाज में कहा, कुछ अविश्वास में। भाई, ये मैं हूँ, मैं वापस आ गई। आरना ने बोलते ही खुद को अतुल के गले में डाल दिया और रोने लगी। सारी तकलीफ, सारा डर इस पल में बाहर निकल आया। बस वापस आ गई, बस वापस आ गई। अतुल की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अपनी बहन की पीठ को धीरे से थपथपाया। भाई, मैं बहुत डर गई थी। मैं सचमुच बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। आरना ने सिसकते हुए कहा, अपने भाई को कसकर गले लगाए हुए और छोड़ने से इनकार करते हुए। ठीक है, ठीक है, मैं भविष्य में निश्चित रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अतुल ने लगातार सांत्वना दी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बहन को उन गुंडों द्वारा अगवा किए जाने के बाद अमानवीय यातनाएं दी गई होंगी। अब भले ही वो सुरक्षित वापस आ गई हो, लेकिन भविष्य में उसके दिल में एक अमिट छाया रह जाएगी। विक्की ने अतुल और आरना के भाई बहन के पुनर्मिलन को परेशान नहीं किया, बल्कि धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दोनों को पर्याप्त समय और जगह दी। आम लोगों के लिए ऐसी घटना का अनुभव करने के बाद उस भयानक याद को मिटाने में शायद लंबा समय लगता है। विक्रम राठौड़, तुम आज की घटनाओं के बारे में क्या सोचते हो? नैना राय ने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए अचानक पूछा। ऐसे हर जानवर को मैं मार डालूंगा, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। त्रिशक्ति कपिलवस्तु से बड़ा है। इस बार जो हुआ वह निश्चित रूप से कोई खास मामला नहीं है। शायद ऐसी और जगहें हैं जहां हमारी नजर नहीं पड़ती। वहां लोग दबाव और तकलीफ झेल रहे हैं। तुम्हारी मौजूदा ताकत से तुम 1-2 लोगों या यहाँ तक कि 10 या 100 लोगों को बचा सकते हो, लेकिन हजारों लोगों को कभी नहीं बचा सकते, नैना राय ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? विक्की ने हल्के से भौहें चढ़ाई। मैं जानती हूँ कि तुम्हें दरबार पसंद नहीं है और तुम दुनिया में मजे और बदले की चाहत रखते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें ऊंचे पद पर रहकर ही करनी होंगी। सिर्फ निजी ताकत से गंदगी और बदमाशों को खत्म नहीं किया जा सकता, नैना राय ने याद दिलाया। मैं तुम्हारा मतलब समझता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है, विक्की ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास विचार नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। त्रिशक्ति की स्थिति अभी अराजक है और तुम्हें इस भारी बोझ को उठाना होगा, नैना राय ने गंभीरता से कहा। त्रिशक्ति के किंग को लाइलाज बीमारी है और उनका समय खत्म हो रहा है और सारी ताकतें हरकत में आने को तैयार है। अंदरूनी तौर पर पहले ही कई गुटों में बंट चुके हैं और कोई किसी से सहमत नहीं है। एक बार त्रिशक्ति के किंग की मृत्यु हो गई और कोई लीडर नहीं रहा तो न केवल त्रिशक्ति में अराजकता फैलेगी, बल्कि पूरा ड्रैगन किंगडम भी नहीं बचेगा। इसलिए वह उम्मीद करती थी कि विक्रम राठौड़ जल्द से जल्द कमान संभाले और हर छोटी बड़ी ताकत को नियंत्रित करे। अब यह कहने का कोई फायदा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों से निपटना है, विक्की ने कहा। ये सच है, नैना राय ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद निजी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। अतुल और आरना विरमानी एक साथ बाहर निकले और फिर धमक की आवाज के साथ वे सीधे विक्की के सामने घुटनों के बल बैठ गए। आप दोनों ने हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हम भाई बहन अब से आपके लिए गाय घोड़े की तरह काम करने को तैयार हैं, ताकि इस बड़े उपकार को चुकाए।
अतुल ने बोलने के बाद अपनी बहन के साथ 3 बार माथा टेका। भाई अतुल, जल्दी उठो। ये देखकर विक्की ने जल्दी से दोनों को उठाया और कहा, मैं जनरल अरिहंत की बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसी घटना होने पर मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता था। इसके अलावा उन बदमाशों ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने ये काम स्वर्ग के लिए इंसाफ करने के लिए किया है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे भाई बहन के बड़े उपकारी हैं। भविष्य में आपके जो भी मिशन हो, हम भाई बहन बिना हिचकिचाहट आग और पानी में कूद जाएंगे। अतुल ने गंभीरता से कहा। ठीक है, ऐसी अशुभ बातें मत कहो। विक्की ने उसके कंधे पर थपथपाया और चेतावनी दी। भाई अतुल, तुम पहले जाओ और सब कुछ ठीक कर लो। ऐसी घटना के बाद तुम्हारी सुरक्षा के लिए बेहतर है कि तुम तुरंत सॉवरेन सिटाडेल छोड़ दो और कहीं और जाकर कुछ समय के लिए छिप जाओ। कुछ समय बाद मैं तुम्हें वापस आने की व्यवस्था करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल ने विक्की और दोनों को फिर से सलाम किया और फिर जल्दी से आरना के साथ चला गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि विक्की ने ये कैसे किया, लेकिन उसने निश्चित रूप से महेश गोयल को नाराज किया होगा। गोयल परिवार की ताकत के साथ अगर वे बदला लेना चाहें, तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। वह अब एक बेकार व्यक्ति है और बिल्कुल मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह अपनी बहन को लेकर बाहर शरण लेने के लिए जा सकता है। महेश गोयल और आकाश मौर्य अभी भी गाड़ी की डिक्की में हैं। तुम उनका क्या करने की योजना बना रहे हो? अतुल और आरना के जाने के बाद नैना राय ने फिर से पूछा। उन्हें ऐसे मार देना उनके लिए बहुत आसान होगा। अगर उन्होंने ऐसा काम किया है जो इंसानों और भगवानों दोनों को नाराज करता है, तो मैं उन्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवाऊंगा। विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में क्रूर चमक थी। चाहे वो गोयल परिवार हो या मौर्य परिवार, चाहे दूसरा पक्ष कितना भी ताकतवर हो, चाहे उनके पीछे कोई भी हो, इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को खून से कीमत चुकानी होगी। आधी रात को गोयल परिवार के घर के सामने एक काली बिजनेस कार अचानक रुकी। तुरंत बाद कार का दरवाजा खुला और एक बड़ा सा बोरा नीचे फेंका गया। बोरे पर खून के धब्बे थे और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई व्यक्ति हो। अरे, तुम क्या कर रहे हो? दरवाजे की रखवाली कर रहे कई गोयल परिवार के गार्ड्स ने तुरंत असामान्यता देखी और जोर से चिल्लाकर रोकने की कोशिश की। काली बिजनेस कार ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और भाग गई। कई गोयल परिवार के गार्ड्स सावधानी से आगे बढ़े और अपने पैरों से बोरे को ठोकर मारी। बोरा हिला और उसमें से खून से सना एक चेहरा निकला। यह महेश गोयल था, जिसके हाथ पैर कट चुके थे और जो आधा मरा हुआ था। बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ। महेश गोयल मरने की कगार पर कराह रहा था, जैसे वह किसी भी पल दम तोड़ देगा। गार्ड्स ने ध्यान से देखा और उनके चेहरे का रंग बदल गया। ये मिस्टर गोयल है। जल्दी मिस्टर गोयल को तुरंत अस्पताल भेजो। गार्ड्स ने हिम्मत नहीं की और तुरंत गंभीर रूप से घायल महेश गोयल को बचाव के लिए अस्पताल ले गए। जल्द ही पूरा गोयल परिवार सनसनी में आ गया। सुबह सुबह सॉवरेन सिटाडेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कई घंटों की रेस्क्यू के बाद महेश गोयल आखिरकार खतरे से बाहर हो गया और ऑपरेटिंग रूम से बाहर निकाला गया। इस समय ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे के बाहर पहले से ही लोग खड़े थे। गोयल परिवार के मुखिया तपस्वी गोयल और गोयल परिवार के कई वरिष्ठ अधिकारी दरवाजे पर टहल रहे थे। बहुत बेचैन दिख रहे थे। क्या हुआ? मेरा बेटा कैसा है? महेश गोयल को दरवाजे से बाहर निकलते देख तपस्वी गोयल तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगे। मिस्टर गोयल, हमारी पूरी कोशिश के बाद आपका बेटा खतरे से बाहर है, लेकिन डॉक्टर ने बोलते हुए हिचकिचाया। लेकिन क्या? तपस्वी गोयल का दिल फिर से बेचैन हो गया। आपके बेटे का प्रजनन अंग गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब से मुझे डर है कि वो अब प्रजनन के काबिल नहीं रहेगा। डॉक्टर ने सिर हिलाया। क्या? प्रजनन के काबिल नहीं? ये तो नपुंसक होने जैसा है। तपस्वी गोयल का चेहरा बहुत बदल गया और वो जल्दी से बोले, डॉक्टर, मेरे पास बस यही एक बेटा है।
कोई उपाय सोचो, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, तुम्हें उसे ठीक करना होगा। मिस्टर गोयल, हमने अपनी पूरी कोशिश की। आपके बेटे की निचली चोट बहुत गंभीर है। इसका कोई इलाज नहीं है। कोई भी आए, ये बेकार होगा। डॉक्टर ने असहाय भाव से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरा बेटा वाकई खत्म हो गया? तपस्वी गोयल का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उनके पास बस एक ही बेटा था। अब जब उसका बेटा प्रजनन क्षमता खो चुका था, तो भविष्य में क्या होगा? क्या उनकी वंशावली खत्म नहीं हो जाएगी? पापा, बदला, मेरे लिए बदला लो। इस समय महेश गोयल ने कमजोर तरीके से आंखें खोली और बार बार बड़बड़ाने लगा। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, उसकी आंखों में नफरत कम नहीं हुई थी। महेश, तपस्वी गोयल ने महेश का हाथ पकड़ा और लाल आंखों से पूछा, जल्दी बताओ, कौन था? किसने तुम्हें इस हाल में किया? मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे नहीं पता। मैंने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। महेश गोयल का चेहरा पीला था और वह कमजोर स्वर में बोला, लेकिन उसका विरमानी परिवार से कुछ लेना देना है। इस बार उसने मेरे साथ परेशानी की क्योंकि वह आरना विरमानी नाम की एक लड़की को बचाना चाहता था। विरमानी परिवार? आरना विरमानी? तपस्वी गोयल का चेहरा और सख्त हो गया और वो तुरंत पलटकर आदेश दिया, मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। तुरंत आरना विरमानी के परिवार को पकड़ो। हमें हत्यारे को जरूर बाहर निकालना होगा। जी, गोयल परिवार के सभी लोग जवाब देकर तुरंत तितर-बितर हो गए। गोयल परिवार का त्रिशक्ति सॉवरेन सिटाडेल में बहुत प्रभाव है। न केवल परिवार समृद्ध है, बल्कि मुखिया के रूप में तपस्वी गोयल शहर के कमांडर इन चीफ भी हैं, जो हजारों सैनिकों की कमान संभालते हैं। आम लोगों के लिए उनके पास जीवन और मृत्यु की ताकत है। इस बार महेश गोयल को इस तरह पीटा गया। तपस्वी गोयल निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। न केवल हत्यारा मरेगा, बल्कि हत्यारे से संबंधित हर व्यक्ति को भी मरना होगा। महेश, चिंता मत करो। चाहे जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाई हो, मैं उसे खून से कीमत चुकवाऊंगा। तपस्वी गोयल ने कसम खाई। बात करते समय अचानक एक फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर तपस्वी गोयल का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने पहले हाथ हिलाकर डॉक्टरों और नर्सों को संकेत दिया कि महेश को वार्ड में भेज दें। फिर जल्दी से कोने में गए और सावधानी से फोन उठाया। जल्द ही एक ठंडी आवाज आई, सोडा, कृपया मेरे घर आकर लेट जाओ। महामहिम, तपस्वी गोयल की पलकें झपकी और उन्होंने टटोलते हुए पूछा, जनरल ऋषि, मुझे आश्चर्य है कि प्रिंस ने आधी रात को क्यों बुलाया? मैं प्रिंस के दिमाग को कैसे अनुमान लगा सकता हूँ? जल्दी आओ और प्रिंस को इंतजार मत करवाओ। बोलते ही, बिना सवाल पूछने का मौका दिए, फोन कट गया। तपस्वी गोयल ने फोन पकड़े हुए सोच में डूबकर भौहें सिकोड़ी, थोड़ा उलझन में। प्रिंस हाल ही में एकांत में रह रहे हैं और शायद ही कभी सामने आते हैं। अचानक उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, मैंने सरकारी हलकों में कई अच्छे दोस्त बनाए हैं और कभी किसी को नाराज नहीं किया। हाल ही में मैंने ईमानदारी से काम किया और कोई गलती नहीं की। प्रिंस मेरे लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करेंगे? तो फिर कारण क्या है? क्या प्रिंस मुझे तरक्की देना चाहते हैं? अगर ऐसा है, तो मुझे और आगे बढ़ना होगा। ये सोचकर तपस्वी गोयल चुपके से खुश हो गए। हालांकि उनके बेटे को पीटकर अपंग कर दिया गया, लेकिन सौभाग्य से उन्हें तरक्की मिलने वाली थी, जो दुर्भाग्य में सौभाग्य माना जा सकता था। महेश की अच्छी देखभाल करो। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। निर्देश देने के बाद तपस्वी गोयल ने अस्पताल छोड़ा और सीधे महल की ओर चले गए। इस समय दूसरी तरफ मौर्य परिवार का धनी घर था। जब कौशल मौर्य सो रहे थे, अचानक दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई। क्या बात है? कौशल मौर्य ने चिढ़कर चिल्लाया। 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति के रूप में जल्दी सोना और जल्दी उठना और अपनी सेहत का ध्यान रखना अब उनके लिए अनिवार्य कोर्स थे। इसलिए उन्हें सोते समय परेशान किया जाना नफरत थी। अगर कोई जरूरी बात नहीं थी, तो आज जिसने भी दरवाजा खटखटाया, उसे डंडे से पीटना तय था। मास्टर, बड़ी मुसीबत है। मिस्टर आकाश के साथ कुछ हुआ।
बाहर से हाउसकीपर की घबराई हुई आवाज आई। मिस्टर? कौन सा मिस्टर? कौशल मौर्य का दिमाग थोड़ा उलझ गया। उनके कुल 3 बेटे हैं, जो सभी बहुत अच्छे नहीं हैं और हमेशा मुसीबत में पड़ते रहते हैं। उन्हें अक्सर उनकी गलतियों को सुधारने में मदद करनी पड़ती है। सौभाग्य से वो अब गवर्नर के पद पर है। उनके पास काफी ताकत है और उनके पीछे प्रिंसेस का समर्थन है। वह त्रिशक्ति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कहे जा सकते हैं। महाशय, ये तीसरे मिस्टर हैं, हाउसकीपर ने दरवाजे के बाहर से जवाब दिया। आकाश मौर्य। कौशल मौर्य ने भौहें सिकोड़ी। क्या इस लड़के ने फिर कोई मुसीबत खड़ी की? उनके 3 बेटों में आकाश मौर्य को काबू करना सबसे मुश्किल था। मुसीबत नहीं, तीसरे मिस्टर को पीटा गया है, हाउसकीपर ने जल्दी से समझाया। क्या? पीटा गया? ये सुनकर कौशल मौर्य तुरंत बिस्तर से उछल पड़े, जल्दी से दरवाजा खोला और पूछा, क्या माजरा है? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे बेटे को मारे? अगर उनका बेटा मुसीबत में पड़ता है तो वो समझ सकते हैं, लेकिन अगर उनके बेटे को पीटा गया तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ठीक से नहीं पता कि कौन था, लेकिन अभी एक कार ने तीसरे मिस्टर को दरवाजे पर फेंक दिया। जब हमें पता चला तब तक तीसरे मिस्टर बुरी तरह घायल हो चुके थे और हमलावर भाग गया, हाउसकीपर ने जवाब दिया। चलो, मुझे दिखाओ। कौशल मौर्य इतने चिंतित हो गए कि कोट भी पहने बिना जल्दी से कमरे से बाहर भागे। जब वो हाउसकीपर के साथ हवेली के मेडिकल रूम में पहुंचे तो उनका चेहरा बहुत बदल गया। उन्होंने देखा कि आकाश मौर्य अस्पताल के बिस्तर पर मरने की कगार पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला था, उसका शरीर खून से सना था, उसकी ज्यादातर हड्डियां टूटी थीं और उसके हाथ पैर और अंग मरोड़े हुए थे। वो बहुत दयनीय दिख रहा था। बेटा, मेरा बेटा! इस दृश्य को देखकर कौशल मौर्य की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। उन्होंने शुरू में सोचा था कि आकाश मौर्य ने किसी से झगड़ा किया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि उसे इस तरह पीटा जाएगा। महाशय, डॉक्टर ने अभी देखा है और कहा है कि हालांकि तीसरे मिस्टर गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन उनकी जान को अभी के लिए कोई खतरा नहीं है। जिसने तीसरे मिस्टर को मारा, उसने शायद उनका इलाज भी किया हो, हाउसकीपर ने कहा। ऐसा कैसे हुआ? मेरा बेटा इस तरह घायल कैसे हो गया? ये किसने किया? कौशल मौर्य की आंखें लाल थीं और वह बार बार दहाड़े। मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही परिणाम मिल जाएंगे, हाउसकीपर ने कहा। जिसने मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, उसे कीमत चुकानी होगी। तुरंत सरकारी सैनिकों को इकट्ठा करो और किसी भी समय लोगों को पकड़ने के लिए तैयार रहो, कौशल मौर्य ने सख्ती से कहा। जी, हाउसकीपर ने जवाब दिया और तुरंत व्यवस्था शुरू कर दी। जल्दी, मेरे बेटे को तुरंत अस्पताल भेजो, कौशल मौर्य ने फिर से बोला। हालांकि मौर्य परिवार में एक निजी डॉक्टर है, लेकिन उपकरण क्षेत्रीय अस्पताल जितने पूर्ण नहीं हैं, इसलिए सामान्य बीमारियों का इलाज अच्छी तरह हो सकता है। चूंकि आकाश मौर्य को इस तरह पीटा गया था, उसे हर तरह का इलाज चाहिए और अस्पताल सबसे अच्छा विकल्प है। जब कौशल मौर्य अपने बेटे आकाश मौर्य को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी अचानक एक फोन आया। कौशल मौर्य गुस्सा होने वाले थे, लेकिन कॉलर आईडी देखकर वो तुरंत शांत हो गए और जबरदस्ती मुस्कुराए। कॉलर कोई और नहीं, बल्कि त्रिशक्ति के किंग के निजी गार्ड का कैप्टन दिव्यांश था। भले ही वो सिर्फ एक छोटा निजी गार्ड कैप्टन था, लेकिन उसके द्वारा दिए गए शब्द त्रिशक्ति का सबसे ऊंचा आदेश दर्शाते थे। चाहे वो गवर्नर हो, कमांडर इन चीफ हो या गवर्नर जनरल, निजी गार्ड के कैप्टन को देखकर उसे सम्मान देना पड़ता है। हाय जनरल दिव्यांश, आपने इतनी रात को फोन किया, क्या निर्देश है? कौशल मौर्य ने टटोलते हुए पूछा। मिस्टर मौर्य, प्रिंस आपको घर पर बुला रहे हैं, दिव्यांश ने ठंडे स्वर में कहा। अब? कौशल मौर्य हैरान रह गए। हाँ, अभी, दिव्यांश ने फिर से बोला। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता हूँ, कौशल मौर्य ने इनकार करने की हिम्मत नहीं की और बार बार सिर हिलाया। इस समय वो आकाश मौर्य की चोट की परवाह नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत कार बदली, पलटे
और सीधे महल की ओर बढ़े। प्रिंस का आधी रात को बुलावा निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। वह, जो सरकारी तौर तरीकों में माहिर हैं, स्वाभाविक रूप से समझते हैं कि इस स्थिति में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजतन तपस्वी गोयल और कौशल मौर्य एक के बाद एक महल की ओर दौड़े और जाल में फंस गए। सुबह 5 बजे त्रिशक्ति नगर प्रिंसेज पैलेस के केंद्रीय हॉल में चंद्रकांत राठौड़ एक अजगर की रौब पहने बीच में बैठे थे। बाई ओर निजी गार्ड कैप्टन दिव्यांश खड़े थे। दाई ओर कुख्यात ह्यूमन स्लॉटर कैलाश खड़े थे। चमकदार रोशनी के नीचे चंद्रकांत राठौड़ मेज पर रखे पत्रों के ढेर को ध्यान से देख रहे थे। ये पत्र महल के गुप्त जासूसों की जांच का परिणाम थे। प्रत्येक पत्र एक हत्या के अपराध को दर्शाता था। मेज पर सैकड़ों पत्र जमा थे, जिनमें से आधे गोयल परिवार के अपराध थे और आधे मौर्य परिवार के। दोनों परिवारों के अपराधों में कोई खास अंतर नहीं था। चंद्रकांत राठौड़ जितने ज्यादा पत्र पढ़ते, उनकी भौहें उतनी ही सिकुड़ती जाती थीं। जांच न करो तो पता न चले, लेकिन जांच करने पर डर लगता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी निगरानी में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी होंगे जो इंसानी जिंदगियों की परवाह न करें। ये असंख्य अपराध जाहिर तौर पर 1-2 दिन में नहीं हुए थे। महामहिम, क्या आप थोड़ा आराम कर सकते हैं? आपकी सेहत जरूरी है। इस समय कैलाश, जो चुपचाप खड़े थे, आखिरकार बोले। ऐसी घटना के बाद मेरे पास आराम करने का समय कहाँ है? चंद्रकांत राठौड़ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मेज पर जोर से थप्पड़ा मारा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, तपस्वी गोयल और कौशल मौर्य वाकई हिम्मत वाले हैं। अपनी ताकत के बल पर वे हर तरह की मनमानी करते हैं और मेरी नाक के नीचे चालबाजी करते हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। महामहिम, इतना बड़ा गुस्सा क्यों? इस समय शानदार कपड़ों में एक खूबसूरत युवा औरत अंदर आई। ये और कोई नहीं बल्कि त्रिशक्ति की प्रिंसेस देवांश्री राठौड़ थी। खुद देख लो। चंद्रकांत राठौड़ ने अपने हाथ में पत्र को एक तरफ फेंक दिया। देवांश्री राठौड़ ने पत्र उठाया और देखा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह थोड़ा हैरान दिखीं। ये मिस्टर गोयल का अपराध है? देवांश्री राठौड़ ने टटोलते हुए पूछा। सिर्फ तपस्वी गोयल ही नहीं, बल्कि कौशल मौर्य भी। चंद्रकांत राठौड़ ने मेज पर रखे सारे पत्रों के ढेर को देवांश्री राठौड़ के सामने धकेल दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये दोनों लोग भ्रष्ट हैं, कानून को तोड़ते हैं, इंसानी जिंदगियों की परवाह नहीं करते और अपराध करते हैं। ये कहना ठीक होगा कि वे बुराई से भरे हैं। जो तुम देख रही हो, वो सिर्फ मेरे द्वारा इकट्ठा किया गया सबूत है। उनके असली अपराध इससे कहीं ज्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? देवांश्री राठौड़ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। महामहिम, मिस्टर गोयल और मिस्टर मौर्य कई सालों से आपके साथ है। उन्होंने हमेशा मेहनत की है और कभी कोई बदनामी की बात नहीं सुनी गई। क्या इसमें कोई गलतफहमी है? गलतफहमी? चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडा हंसकर कहा, ये सब मेरे जासूसों द्वारा व्यक्तिगत जांच का परिणाम है। इसमें गलतफहमी कैसे हो सकती है? इसे देखो। 3 साल पहले चौधरी परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए गोयल परिवार ने चौधरी परिवार के मुखिया को अगवा किया और 3 दिन रात तक यातना दी, जिससे उसकी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और यह तपस्वी गोयल के बेटे महेश गोयल ने खूबसूरती की चाहत में एक औरत को उसके पति के सामने जबरदस्ती अपमानित किया और बाद में उस दंपति को जिंदा दफन कर दिया, यहाँ तक कि उनके 3 साल के बच्चे को भी नहीं बख्शा। सबसे नफरत की बात यह है, महेश गोयल, गोयल परिवार का बड़ा बेटा, और आकाश मौर्य, मौर्य परिवार का तीसरा बेटा, ने कई बदमाशों को इकट्ठा किया और कुछ हीरोज एसोसिएशन बनाई। उन्होंने बलात्कार, लूट, हत्या और आगजनी की। पिछले 3 सालों में 100 से ज्यादा हत्याएं की। यह इंसानों और भगवानों दोनों के लिए नाराज करने वाला है। चंद्रकांत राठौड़ ने एक पत्र खोला, उसे एक एक करके देवांश्री राठौड़ के सामने रखा और गुस्से में कहा, अब क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इसमें कोई गलतफहमी है? ये
देवांश्री राठौड़ पल भर के लिए बोल नहीं पाई। उन्हें भी नहीं उम्मीद थी कि तपस्वी गोयल और कौशल मौर्य इतने साहसी होंगे। अगर वे सिर्फ पैसे के लालची होते तो कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अब इतने सारे हत्या के मामलों के साथ गोयल परिवार और मौर्य परिवार को डर है कि आपदा आने वाली है। मुझे पता है कि तुम्हारी कौशल मौर्य से कुछ दोस्ती है, लेकिन आज की बात को आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता। चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। सम्राट कानून तोड़े तो आम लोग भी उसी तरह दोषी है। गोयल और मौर्य परिवारों ने कई बुरे काम किए हैं और उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, देवांश्री राठौड़ ने निष्पक्षता से कहा। वह देख सकती थी कि चंद्रकांत राठौड़ वाकई गुस्से में थे। इस समय दया मांगने का न केवल कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे वह और नाराज हो सकते थे। वह एक समझदार व्यक्ति थी और निश्चित रूप से जानती थी कि क्या चुनना है। बस तुम्हें समझ आ गया, चंद्रकांत राठौड़ ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। इस समय एक निजी गार्ड अचानक अंदर आया, झुका और बोला, महामहिम, मिस्टर तपस्वी गोयल यहाँ हैं। हूँ, उन्हें अंदर लाओ, चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। जी, गार्ड ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद आज्ञाकारी तपस्वी गोयल को निजी गार्ड्स जल्दी से अंदर ले आए। जब उन्होंने देवांश्री राठौड़ और कैलाश को देखा तो उन्हें बेवजह बेचैनी महसूस हुई। एक प्रिंसेस के रूप में देवांश्री राठौड़ आमतौर पर त्रिशक्ति के सैन्य मामलों में दखल नहीं देती थी। जहाँ तक कैलाश और महल में सजा की बात थी, वह एक ऐसा दानव था जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। मैं प्रिंस को नमन करता हूँ, तपस्वी गोयल ने अपनी बेचैनी को दबाया, तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और सम्मानपूर्वक झुके। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें आधी रात को क्यों बुलाया? चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडे स्वर में बोला। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। तपस्वी गोयल ने सिर झुकाए रखा और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खुद देख लो, चंद्रकांत राठौड़ ने कुछ नहीं कहा और अपने हाथ में एक पत्र सीधे तपस्वी गोयल के पैरों पर फेंक दिया। तपस्वी गोयल ने पत्र उठाया, ध्यान से देखा और उनका चेहरा तुरंत बदल गया। महामहिम, ये नाइंसाफी है। तपस्वी गोयल ने सीधे नाइंसाफी की पुकार शुरू की। ये निश्चित रूप से किसी की बदनामी है। मेरे बेटे का चरित्र अच्छा है और वह वफादार है। वह बलात्कार और लूट जैसा काम कैसे कर सकता है? अच्छा चरित्र? वफादार? हूँ, तुम्हें ये कहने की हिम्मत है? चंद्रकांत राठौड़ ने गुस्से में मेज पर जोर से थपड़ा मारा। महामहिम, मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा बेटा निश्चित रूप से एक अच्छा और कानून का पालन करने वाला नागरिक है। ये शिकायती पत्र निश्चित रूप से किसी दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति द्वारा जानबूझकर भड़काया गया है, तपस्वी गोयल ने निष्पक्षता से कहा। तपस्वी गोयल, खुली आंखों से झूठ बोलने की तुम्हारी काबिलियत वाकई कमाल की है। तुम कुछ शब्दों में जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? चंद्रकांत राठौड़ ने गंभीरता से कहा। महामहिम, मेरी आपके प्रति वफादारी स्वर्ग और पृथ्वी को स्पष्ट है। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आपको किसी दुष्ट की बदनामी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तपस्वी गोयल दुखी और अन्यायग्रस्त दिखे। ठीक है, तपस्वी गोयल, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम बहुत जिद्दी हो, चंद्रकांत राठौड़ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। सच बताओ, तुम्हारे हाथ में जो पत्र है, उसे मेरे जासूसों ने व्यक्तिगत रूप से जांचा है। कोई शिकायत नहीं की गई। मुझे तुम्हारे बेटे के अपराधों का पहले से ही पता है। क्या? ये सुनकर तपस्वी गोयल को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिरी हो और उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि यह किसी प्रतिद्वंद्वी की शिकायत थी जिसने उनके बेटे के अपराध को उजागर किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वास्तव में महल के जासूसों की जांच का परिणाम था। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। महामहिम, ये मेरा बेटा था जो नशे में गड़बड़ कर बैठा। वह पल भर के लिए भटक गया था। मेरी वफादारी और मेहनत के लिए
कृपया मेरे बेटे पर थोड़ी दया करें। तपस्वी गोयल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और कई बार माथा टेका। अगर पहले की दोस्ती न होती तो तुम्हारा गोयल परिवार अब तक खत्म हो चुका होता। चंद्रकांत राठौड़ अचानक उछले और मेज पर जोर से थप्पड़ा मारा। तपस्वी गोयल इतने डर गए कि वह लगभग डर के मारे पेशाब कर देते और उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। उनकी याद में प्रिंस शायद ही कभी खुशी जताते थे और आज की तरह इतना गुस्सा होना अभूतपूर्व था। उनके बेटे ने सिर्फ एक साधारण लड़की का अपमान किया था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना? महामहिम, मैं अनुशासन में सख्त नहीं था। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। तपस्वी गोयल जमीन पर घुटनों के बल बैठे, निष्पक्ष दिखते हुए। जिम्मेदारी लेना? क्या तुम इसे वहन कर सकते हो? चंद्रकांत राठौड़ ने अचानक मेज से पत्रों का एक ढेर पकड़ा और सीधे तपस्वी गोयल के चेहरे पर फेंक दिया। भारी बल से तपस्वी गोयल जमीन पर गिर पड़े। उनका चेहरा जलन से दुखने लगा। ये क्या है? तपस्वी गोयल थोड़ा उलझन में थे। उन्होंने जमीन पर पड़े पत्रों को उठाया और एक एक करके देखा। देखने से पहले तो ठीक था, लेकिन जितना ज्यादा देखा, तपस्वी गोयल का चेहरा उतना ही घबराया। उनकी पूरी पीठ ठंडी हो गई और उन्हें ठंडा पसीना छूटने लगा। डर के कारण उनका शरीर भूसे की तरह कांपने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, असंभव। तपस्वी गोयल बार बार सिर हिलाते रहे, पूरी तरह से अविश्वास में। इन पत्रों में गोयल परिवार के सभी अपराधों की सूची थी। न केवल उनके बेटे महेश गोयल, बल्कि गोयल परिवार के कई अहम सदस्यों के भी। यहाँ तक कि उनके अपने अपराध भी इसमें थे। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से लेकर हत्या और आगजनी तक सभी अपराध स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। कई ऐसी चीजें थीं जो वो खुद भूल चुके थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अब चंद्रकांत राठौड़ की मेज पर रखी थी। ये क्या हो गया? चंद्रकांत राठौड़ स्वस्थ थे, फिर उन्होंने गोयल परिवार की जांच के लिए जासूसों को क्यों भेजा? हाल ही में तो कोई गलती नहीं की थी, है ना? तपस्वी गोयल, अब देख लिया? अब तुम्हारे पास कहने को और क्या है? चंद्रकांत राठौड़ ने तेज स्वर में चिल्लाया। महामहिम, मेरी जान बख्शें। महामहिम, मेरी जान बख्शें। जैसे नींद से जागे हों, तपस्वी गोयल घबराकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और माथा टेककर दया मांगने लगे। उनका सिर फर्श से टकराता रहा और भले ही उनकी त्वचा फट गई और खून बहने लगा, उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि चंद्रकांत राठौड़ इतने गुस्से में क्यों थे। गोयल परिवार ने इतने सारे अपराध किए थे। अगर ये सार्वजनिक हो गए तो ये परिवार को खत्म करने और पूरे खानदान को नष्ट करने के लिए काफी था। जान बख्शें? चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडा हंसकर कहा। जब तुम्हारा गोयल परिवार लोगों को मार रहा था और आग लगा रहा था, तब क्या तुमने उन बेगुनाह लोगों की जान बख्शने के बारे में सोचा था? महामहिम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं निश्चित रूप से अपने तरीके बदलूंगा। कृपया मेरी सालों की मेहनत और वफादारी के लिए मुझे माफ कर दें। तपस्वी गोयल बार बार माथा टेकते रहे। गलती स्वीकार करते हुए उन्होंने भावनात्मक कार्ड भी खेला। उन्हें पता था कि वह आज खतरे में थे। वह सुरक्षित रहने की उम्मीद नहीं करते थे। बस इतनी आशा थी कि वह अपनी जान बचा सकें। महामहिम, मिस्टर कौशल मौर्य यहाँ हैं। इस समय एक निजी गार्ड अचानक अंदर आया और झुककर सूचना दी। अंदर लाओ, चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। जी, गार्ड ने जवाब दिया और जल्दी से चला गया। थोड़ी देर बाद कौशल मौर्य थोड़ा झुके हुए आज्ञाकारी ढंग से अंदर आए। केंद्रीय हॉल में घुसते ही कौशल मौर्य सामने के दृश्य से हक्का बक्का रह गए। त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौड़ हाथ पीछे बांधे खड़े थे। उनका चेहरा सख्त था। प्रिंसेस देवांश्री राठौड़ गंभीर चेहरा लिए एक तरफ खड़ी थी। कैलाश ने भौहें झुकाए रखीं, लेकिन उनकी आंखों में थोड़ा हत्या का इरादा झलक रहा था। निजी गार्ड के कैप्टन दिव्यांश अपनी कमर पर तलवार की मूठ पर हाथ रखे थे, जैसे वो तलवार खींचने को तैयार हों। लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्हें चौंका रहा था,
वह था जमीन पर घुटनों के बल बैठा तपस्वी गोयल। उनके चेहरे पर घबराहट थी और वह बार बार माथा टेक रहे थे, जैसे कोई बड़ी मुसीबत सामने हो। मैं प्रिंस को नमन करता हूँ। थोड़ा हैरान होने के बाद कौशल मौर्य ने बिना सोचे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सम्मानपूर्वक सलाम किया। आमतौर पर चंद्रकांत राठौड़ उन्हें उठने को कहते, लेकिन इस बार ये अपवाद था। मिस्टर मौर्य, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें आधी रात को क्यों बुलाया? चंद्रकांत राठौड़ ने फिर से वही शुरुआती शब्द कहे। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। कौशल मौर्य ने गला निगलते हुए कहा, बेवजह घबराहट महसूस कर रहे थे। अगर तुम्हें नहीं पता तो खुद जाकर देखो। चंद्रकांत राठौड़ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेज से एक पत्र उठाया और उसे कौशल मौर्य के पैरों पर फेंक दिया। कौशल मौर्य ने ध्यान से देखा और उनका चेहरा तुरंत बदल गया। महामहिम, ये नाइंसाफी है। नाइंसाफी। कौशल मौर्य ने पत्र उठाकर नाइंसाफी की पुकार शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ अन्याय हुआ हो। महामहिम, ये शिकायती पत्र निश्चित रूप से जाली है। ये किसी दुष्ट ने जानबूझकर बदनामी की है। कृपया महामहिम और सावधानी बरतें। ये सुनकर पास में घुटनों पर बैठे तपस्वी गोयल की आंखों का कोना फड़कने लगा। भाई, मैंने पहले तुम्हारा तरीका आजमाया था और ये बिल्कुल काम नहीं करता। कोई और तरीके से समझाओ। जाली? बदनामी? चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडा हंसकर कहा, लगता है तुम तपस्वी गोयल की तरह ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगे। महामहिम, हालांकि मेरा बेटा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो कभी भी इतना जघन्य अपराध नहीं करेगा। नहीं कोई गुट बनाकर हीरोज एसोसिएशन बनाएगा। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। कौशल मौर्य ने कसम खाई। मिस्टर गोयल, आकर इन्हें बताओ, क्या यहाँ कोई गलतफहमी है? चंद्रकांत राठौड़ ने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि तपस्वी गोयल की ओर देखा। मिस्टर मौर्य, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो बहाने बनाना बंद करो। बेहतर है कि ईमानदारी से स्वीकार कर लो और नरमी बरतो। इस तरह शायद तुम प्रिंस की माफी हासिल कर सको। तपस्वी गोयल ने दुखी चेहरे के साथ कहा। मिस्टर गोयल, तुम क्या कह रहे हो? कौशल मौर्य ने घूरकर देखा और निष्पक्षता से कहा, हालांकि मैं बहुत प्रतिभाशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी ईमानदार हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे बदनाम मत करो। उनकी नजर में तपस्वी गोयल का पर्दाफाश हो चुका था और वह उन्हें भी इसमें घसीट रहे थे। ऐसी स्थिति में वो स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। ईमानदार? कभी झूठ नहीं बोलते? हाँ। चंद्रकांत राठौड़ ने व्यंग्य से हंसा। कौशल मौर्य, मैं तुम्हें अपनी गलतियां स्वीकार करने का मौका दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जिद्दी हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या ये गंदे काम तुम्हारे मौर्य परिवार ने किए? ये सुनकर पास में घुटनों पर बैठे तपस्वी गोयल बार बार आंख मारते रहे, लेकिन कौशल मौर्य को ऐसा लगा जैसे उन्होंने इसे देखा ही नहीं और वो अभी भी पश्चाताप न करने पर अड़े रहे। महामहिम, मैंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निष्ठा से निभाई है और कभी अपराध नहीं किया। अगर ऐसा कुछ वाकई हुआ तो मैं मरकर माफी मांगने को तैयार हूँ। कौशल मौर्य निष्पक्ष और प्रेरणादायक दिखे। अच्छा, ये सुनकर देवांश्री राठौड़ ने धीरे से आह भरी। उन्हें पता था कि कौशल मौर्य ने अपनी एकमात्र जीवित रहने की राह बंद कर दी थी। ये बूढ़ा आमतौर पर इतना चालाक और स्मार्ट होता है, फिर वह इस निर्णायक पल में इतना मूर्ख क्यों हो गया? अच्छा, बहुत अच्छा। चंद्रकांत राठौड़ गुस्से से हंसे। कौशल मौर्य, मुझे लगता है कि तुम ताबूत देखे बिना आंसू नहीं बहाओगे। चूंकि तुम इतना मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आओ, इस लड़के को नीचे ले जाओ और कल दोपहर को सार्वजनिक रूप से सिर काट दो। सार्वजनिक रूप से सिर काट दो जैसे शब्द सुनते ही कौशल मौर्य बिजली गिरने की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। इस पल तक उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर यह कोई साधारण अपराध होता तो ज्यादा से ज्यादा वेतन में कटौती और कुछ डांट फटकार होती। अगर थोड़ा और गंभीर होता तो बस पदावंती और ताकत में कमी होती।
लेकिन अब बात सिर काटने तक पहुंच गई थी। ये क्या हो रहा है? एक सम्मानित गवर्नर को सिर्फ कहने पर कैसे मार सकते हैं? महामहिम, महामहिम, ये नाइंसाफी है। ये देखकर कि उन्हें गिरफ्तार करने वाला है, कौशल मौर्य घबरा गए और बार बार माथा टेककर दया मांगने लगे। भले ही मैंने अनुशासन में ढील दी हो, लेकिन मुझे अपनी जान तो नहीं गंवानी पड़ेगी, है ना? अनुशासन में ढील? हूँ। क्या तुम इसे बहुत आसानी से कह रहे हो? चंद्रकांत राठौड़ ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। महामहिम, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप इतने गुस्से में हैं? कौशल मौर्य ने दुखी होकर रोया। तुम्हें नहीं पता कि तुमने इन सालों में कितने गंदे काम किए हैं? चंद्रकांत राठौड़ ने पूछा। मुझे वाकई नहीं पता कि मेरी गलती क्या है। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताएं। कौशल मौर्य अभी भी जिद पर अड़े थे। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से मरने दूंगा। चंद्रकांत राठौड़ ने मेज से पत्रों का एक ढेर पकड़ा, उसे फिर से कौशल मौर्य के पैरों पर फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, ये सारे सबूत हैं जो मैंने जासूसों के जरिए इकट्ठा किए हैं। अपनी आंखों से देखो कि तुम्हारे मौर्य परिवार ने कितने जघन्य अपराध किए हैं। कौशल मौर्य ने पत्र उठाया और देखा। उनका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह मौके पर ही स्तब्ध खड़े रह गए। उन्होंने सोचा था कि सिर्फ एक अपराध है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चंद्रकांत राठौड़ ने इतने सारे सबूत इकट्ठा किए हैं। इन पक्के दोषी सबूतों को देखकर कौशल मौर्य घबरा गए। महामहिम, मैं मूर्ख था। मुझे मरना चाहिए। कृपया मेरी सालों की वफादारी के लिए मेरी जान बख्श दें। कौशल मौर्य ने बार बार माथा टेका। अब पहले जैसी जिद नहीं थी। महामहिम, दया करें। तपस्वी गोयल भी पीछे नहीं रहे और बार बार सिर पटकते रहे। दोनों के एक पैर अब नरक के दरवाजे में था। अगर उन्हें चंद्रकांत राठौड़ की माफी नहीं मिली, तो ये सबूत ही उन्हें 10 बार सिर काटने के लिए काफी थे। तपस्वी गोयल, तुम कितने सालों से मेरे साथ हो? चंद्रकांत राठौड़ ने अचानक पूछा। मैं 20 साल से ज्यादा समय से प्रिंस के साथ हूँ। तपस्वी गोयल ने जल्दी जवाब दिया। ये 23 साल है। चंद्रकांत राठौड़ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उस समय जब मैं उत्तर और दक्षिण में युद्ध लड़ रहा था, युद्ध सरदारों को शांत कर रहा था, बर्बर लोगों को मार रहा था और विदेशी मामलों से लड़ रहा था, तुम मेरे साथ थे। मैंने तुम्हें धीरे धीरे एक सैनिक से जनरल तक बढ़ते देखा। तुम्हारे रिटायर होने के बाद मैंने तुम्हें कम नहीं माना। मैंने तुम्हें कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया और शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। तपस्वी गोयल, मुझे वाकई तुमसे बहुत उम्मीदें थी। महामहिम की कृपा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तपस्वी गोयल जमीन पर घुटनों के बल बैठे, उनकी आवाज कांप रही थी। कौशल मौर्य, भले ही तुम सैन्य कमांडर नहीं हो, लेकिन मेरी तुमसे उम्मीदें तपस्वी गोयल से कम नहीं थीं। चंद्रकांत राठौड़ ने फिर से कौशल मौर्य की ओर देखा और गंभीरता से कहा, उस समय मैंने देखा कि तुम्हें दुनिया को शासित करने की प्रतिभा नहीं थी, लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं कहीं प्रदर्शित नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने विशेष रूप से अधिकारियों से कहा कि तुम्हें कपिलवस्तु से त्रिशक्ति स्थानांतरित करें। उस समय तुम सिर्फ कर्मचारी मंत्रालय में एक छोटे अधिकारी थे। त्रिशक्ति आने के बाद मैंने सभी विरोधों को नजरअंदाज किया और तुम्हें चीफ एनवॉय बनाया। बाद में तुम्हें प्रतिभा देखकर मैंने अधिकारियों से तुम्हें एक प्रांत का गवर्नर नियुक्त करने को कहा। अब त्रिशक्ति में तुम 10,000 लोगों में सबसे ऊपर हो। मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो सब प्रिंस की कृपा से है। अब से मैं पूरी तरह से समर्पित होकर मरने तक काम करूंगा। कौशल मौर्य की आंखों से आंसू छलक पड़े। तपस्वी गोयल, कौशल मौर्य, क्या तुम्हें अपनी शुरुआती कस्में याद हैं? चंद्रकांत राठौड़ ने गंभीर और विचारशील स्वर में कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए एक दिल स्थापित करो, लोगों के लिए एक नियति स्थापित करो, पिछले संतों की अनूठी विद्या को विरासत में लो और सभी पीढ़ियों के लिए शांति बनाओ। हमें याद है। तपस्वी गोयल और कौशल मौर्य ने एक साथ सिर हिलाया। वाकई याद है? चंद्रकांत राठौड़ ने दुखी होकर सिर हिलाया। अगर तुम्हें वाकई याद होता तो तुमने ये जघन्य काम क्यों किए? एक समय था जब हम भ्रष्ट अधिकारियों से इतनी नफरत करते थे, लेकिन क्यों अनजाने में
तुम वही बन गए जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। ड्रैगन स्लेयर का आखिरकार एक दुष्ट ड्रैगन बन जाना बहुत बड़ा व्यंग्य है।